अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोशल मीडिया के ऊपर ख़ुसूसन मास्टरबेशन के टॉपिक को लेके दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक के अंदर कुछ जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो इसके मतलब ये कहते हैं कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, ये बिल्कुल भी मास्टरबेशन के करीब नहीं जाना चाहिए। तो इसी टॉपिक को लेके मैं मुख्तसरन और मुफस्सल तौर पे बयान करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ थोड़ा सा मैं टच जो है वो पोर्नोग्राफी यानी फास्ट वीडियोस को दूंगा कि ये कैसे हमारी ज़िंदगियों को, हमारे नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह कर रही है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मास्टरबेशन क्या चीज़ है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और फास्ट वीडियो किस हद तक हमारी ज़िंदगी पे जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं, और मास्टरबेशन के मतलब इस्लाम क्या कहता है कि इस्लाम की इसके मतलब क्या राय है। तो आइए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मुख्तालिफ रिसर्च के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 95% मर्द और तकरीबन 70 to 80% तक ख़वातीन कभी ना कभी ज़िंदगी में मास्टरबेशन करती हैं। अब हम बात करते हैं मुख्तसरन कि मास्टरबेशन के मतलब जो आम तौर पे बातें बहुत ज़्यादा मशहूर है, मगर उनके मतलब कोई साइंसी दलील या पुख्ता दलील नहीं है। मसलन ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर बात है कि जो मास्टरबेशन है ये अंधेपन का सबब बनती है। तो इस बात के दावे की तायद के लिए कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। इसी तरह बालों का गिरना, याददाश्त में कमी, या जो सबसे ज़्यादा आम बात इसके मतलब मशहूर है वो है इनफर्टिलिटी या बालपन, कि जो लोग मास्टरबेशन करते हैं कि वो बाप बनने के काबिल नहीं रहते और वो कभी भी बाप नहीं बन सकते, या उनके जो है वो स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, या उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो साइंसी तौर पे इसके मतलब किसी भी किस्म की कोई दलील या सबूत मौजूद नहीं है। और एक अहम बात, क्या वाकई मास्टरबेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो है वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी तनाव के अंदर जो है वो कमी या सूरत अंदाज जिसको हम ज़बान में कहते हैं उसका सबब बन सकती है। तो ये अलामत कुछ अफराद में हो भी सकती हैं और कुछ में नहीं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये जिस्मानी मसले की बजाय नफ्सियाती मसला होता है, क्योंकि जो अफराद इसके आदी होते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है कि अकेले ही ये फेल सारा अंजाम देते हैं। तो लगातार कई महीनों या सालों तक मास्टरबेशन करने की वजह से दिमाग एक माहौल का आदी हो जाता है। जब कभी ये शख्स अपनी वाइफ के पास जाता है तो वहाँ पर वो अकेला नहीं होता। और दूसरा जो यहाँ पर मसला पैदा होता है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी का होता है। और तीसरी जो वजह होती है वो ये होती है, जो अफराद मास्टरबेशन करते हैं वो जल्दी जल्दी ऑर्गेज़म या मज़ा हासिल करने के लिए अपने हाथों को बहुत तेज़ी से हरकत देते हैं। तो जब ये आदत कई महीनों या सालों तक चलती है तो आपका दिमाग इसका आदी हो जाता है, यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का आदी हो जाता है। अगर मैं इसको सादा अल्फाज में कहूँ तो ये दिमाग का खेल है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, यानी वो अकेले में मास्टरबेशन करने की आदत, जल्दी जल्दी मज़ा लेने की ख्वाहिश, और अब जब वाइफ के सामने जाता है तो वो शदीद किस्म की एंग्जाइटी का शिकार होता है, और जिसको हम आम ज़बान में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी शख्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो सकता है। जब वो एक दफा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो गया तो वो नाउम्मीदी और मायूसी की तरफ चला जाता है, और फिर चंद डॉक्टर या अफराद या हकीम इन अफराद की जेबों की अच्छी तरह से सफाई करते नजर आते हैं। इसके फ़वाइद की बात करें, जो मेडिकली इसके जो फ़वाइद बयान किए जाते हैं उनके अंदर है कि ये स्ट्रेस को कम करने, टेंशन में कमी लाने, मूड को बेहतर करने, नींद को इम्प्रूव करने, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचाने, और कुछ तहकीकात से पता चलता है कि बाकायदगी से इंजार या इजैकुलेशन प्रोस्टेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। जब कोई शख्स मास्टरबेशन को करना शुरू करता है तो वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सके तो ये मज़ा और सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए इसकी तादाद में इजाफा करता चला जाता है, और एक वक्त वो आता है जब वो दिन में कई कई मरतबा यही अमल दोहराता है। तो असल मसला यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि एक दफ़ा अंजार या डिस्चार्ज होने के बाद अपने आप को दोबारा इसके लिए जल्दी तैयार नहीं कर सकता, तो वो इसके लिए पोर्न वीडियो का सहारा लेता है। जो मरीज़ ज़्यादातर क्लिनिक्स का विजिट करते हैं उनकी अक्सरियत जो है वो पोर्नोग्राफी की लत में भी मुब्तला होती है, मगर ये एक अलहदा मौजूद है। यहाँ पे मैं कुछ टेक्निकल बातों का जिक्र करूँगा जिनको समझे बगैर इन दोनों का आपस में रिलेशन, यानी पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन का आपस में रिलेशन और फिर इनकी वजह से होने वाले नुकसान का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आइए हम ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में 5 चीज़ों का इनकी मकदार और वक़्त की मुनासबत से डोपामीन के इजाफे को दिखाया गया है। डोपामीन की जो नॉर्मल बेस लाइन है वो 100% है। अगर हम डोपामीन की मुख्तसरन बात करें तो ये वो केमिकल या हार्मोन है जब जो हमारे अंदर खुशी का एक तासुर पैदा करता है, हमें खुशी का एहसास देता है, एक प्लेयर एक सेटिस्फेक्शन का एहसास देता है। इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि जो खुराक है वो डोपामीन की आउटपुट को 150 या 150% तक ले जाती है, और निकोटीन जो कि सिगरेट में पाई जाती है वो 200% तक इजाफा करती है। इसी तरह सेक्स या इंटरकोर्स या मास्टरबेशन भी तकरीबन 250% तक डोपामीन के इजाफे का बाइस बनते हैं। और अगर पोर्नोग्राफी की बात करें तो ये सेक्स से भी ज़्यादा डोपामीन के लेवल को बढ़ा देती है। और आखिरी जो चीज़ है वो है कोनीन, जो एक्सट्रीमली एडिक्टिव ड्रग है। वो डोपामीन के लेवल को इन तमाम चीज़ों से तो काफ़ी बढ़ा देती है, मगर जो दूसरी अहम चीज़ है वो डोपामीन के बड़े रहने का दुरानिया है। अगर हम ग्राफ को गौर से देखें तो पता चलता है कि खुराक, निकोटीन, सेक्स या तक के कोनीन के इस्तेमाल के बाद ग्राफ तेजी से अपनी बेस लाइन की तरफ आ जाता है, और तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद दोबारा 100% के करीब आ जाता है। मगर पोर्न का ग्राफ 5 घंटे के बाद भी
250 के करीब ही रहता है। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब डोपामीन की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो हमारा दिमाग है वो डोपामीन की इतनी तादाद को या इतनी मकदार को पसंद नहीं करता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक अमल होता है जिसे डिसेंसिटाइजेशन का अमल कहते हैं। तो डिसेंसिटाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी जो रिसेप्टर्स या आसान अल्फाज में जो गेट हैं जहाँ से डोपामीन ने गुजर के जाना होता है, तो वो इस रश को कम करने के लिए वहाँ से उन गेटों को तादाद में कमी कर दी जाती है ताकि डोपामीन की एक मखसूस मकदार ही वहाँ से गुजर सके। तो जब वहाँ पे लगे हुए रिसेप्टर्स या गेट्स कम कर दिए जाते हैं तो जो इसका सेट पॉइंट है, जो बेस लाइन है, वो चेंज हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि जो हमारी खुशी जो थी वो 150% पे हमें मिल रही थी खाना खाने के बाद, या हमारे दोस्तों अब आपके पास कोई वीडियो गेम खेलने के बाद, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास बैठने के पास, या कोई भी ऐसा खेल था जिसे हम आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, या वो शख्स जो पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हो चुका है या वो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ये जो सेट पॉइंट था ये अब चेंज हो जाता है क्योंकि गेट की जो मकदार है वो कम कर दी गई है। अब उसमें से एक मखसूस मकदार में ही जो है वो डोपामीन गुजरेगा। जब मखसूस मकदार में डोपामीन गुजरेगा, या फिर ये कह लें कि एक जंप लेवल जो है वो उसका बढ़ा दिया गया है, किसी चीज़ का जो जंप है वो ऊंचा कर दिया गया है। पहले अगर उसकी बेस लाइन थोड़ी थी, अब उसको बढ़ा के ज़्यादा कर दी गई है। तो वहाँ पे जो डोपामीन की मकदार है वो जब आम जिंदगी के अंदर वो शख्स जब आएगा, जब वो पोर्नोग्राफी से हट के अपनी आम जिंदगी की तरफ आएगा, तो वहाँ पे वो डोपामीन की जो मकदार है वो क्योंकि 150 ही उसकी खाना जो है वो उसको 150 तक ही बढ़ा रहा है, और जो आम जिंदगी में उसने अगर वीडियो गेम खेल रहा है तो वो 175 तक लेके आ रहा है, और इसी तरह अगर वो सिगरेट वगैरह का यूज़ कर रहा था तो वो 200% तक लेके आ रहा है, और अगर वो नॉर्मल जो है वो अपनी मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, सेक्स इंटरकोर्स वगैरह, वो सिर्फ 250 तक ही जा रही है, और वो भी मखसूस लिमिट के लिए। यानी अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ एक दफ़ा तेज़ी से ऊपर को जाता है, फिर उसी तेज़ी से नीचे को आ जाता है। तो वो शख्स जो है उसको फिर रिसेप्टर्स में कमी की वजह से यहाँ पे वो उसको मज़ा नहीं रहता आम जिंदगी के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर उसको मज़ा नहीं रहेगा, उसकी खेलों के अंदर उसको मज़ा नहीं रहेगा, अपने दोस्त अहबाब के अंदर बैठ के उसको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए जो शख्स है, ये जो शख्स एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, ऐसा ऐसा डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसका घर के अंदर दिल नहीं लगता, उसका अपने बच्चों के साथ दिल नहीं लगता, तो वो ऐसा ऐसा शदीद किस्म के डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। तो मास्टरबेशन एक अमल जब शुरू हुआ, मगर उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए फिर आगे से आगे मुख्तलिफ वो बुराइयों के अंदर मुब्तला होता रहा, तो आखिरकार वो पोर्नोग्राफी के अंदर चला गया। और ये अब जो है इसको एडिक्शन है, ये एक लत लग जाती है, जिसको एक बार लत लग गई तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। तो खुदारा जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के ऊपर खसूसी तवज्जो दें, अपने जो अगर वो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उनको अपने सामने इस्तेमाल करवाएं, ना कि उनको किसी अलहदा कमरे के अंदर इस्तेमाल करवाएं। बच्चों के जो मोबाइल हैं, उनके लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, उनको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आते जाते हुए घर वालों की सामने निगाह पड़े, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो सेफ रहें। तो मगर जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा तादाद में इसको शुरू कर देता है, तो वो इस प्लेयर, इस मज़े और इस आर्गेज़म को हासिल करने के लिए, तो वो एडिक्शन को हासिल करने के लिए वो फिर पोर्न का सहारा लेता है। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर लोग जो क्लिनिक्स का विजिट करते हैं तो वो उनके साथ यही होता है, पहले वो सिंपल जो है वो मास्टरबेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्लाम इसके मतलब क्या हुक्म देता है, जो सूरत मोमिनीन की 5 से आयत नंबर 5 से लेकर 7 तक आयात हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेके अहम है। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, माँ सवाए अपनी बीवियों के या लोंडियों के जिनकी वो मालिक हैं, फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, चुनाचे जो शख्स इनके अलावा कोई और रास्ता तलाश करे तो वो ही लोग ज़्यादती करने वाले हैं। जितने भी मैंने जो अपने तौर पे तहकीक की है उसके अंदर जितने भी मसालिक हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, हनफी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, या किसी भी जो है वो मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन आयात को जो है वो मियाँ बीवी की आपसी जो रिलेशनशिप है उसके अलावा हर एक के ऊपर लगाते हैं कि जो मास्टरबेशन है, क्योंकि वो मियाँ बीवी का आपसी ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए वो इन आयात की रूह से वो हराम है। तो इससे बचना कैसे है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर एक शख्स इस लत के अंदर लग जाए तो इससे बचना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं वही दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा कि इसके जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं वो खुद वालिदैन हैं। हम जो हैं वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, अपनी औलाद के साथ उनकी फ्रैंकनेस नहीं होती, या तो औलाद उनसे डरी बहुत ज़्यादा रही होती है, वो उनसे किसी किस्म के सवाल नहीं कर रहे होते, उनसे कोई पूछगीछ नहीं होती, या वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म से सवाल जवाब किए जाते हैं कि औलाद कोई बात पूछते हुए हिचकिचाती है। तो खुदारा हमें अपने औलाद के साथ, हमें अपने बच्चों के साथ इस तरह का रब्ता रखना चाहिए कि वो हर बात जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकें, ख़ुसूसन जबकि वो बालिग हो रहे हैं, चाहे वो बच्चियाँ हैं चाहे वो बच्चे हैं। बच्चियों को अपनी माँ के साथ या माँ को अपनी बच्चियों के साथ इस हद तक फ्रैंक होना चाहिए, और वालिद को अपने बेटों के साथ कि वो किसी भी किस्म का अगर उनके ज़िंदगी के अंदर कोई भी मसला आ रहा है तो वो
बिल्कुल फ्रीली अपने वालिदैन को बता सके, उनको बच्चों को अपने वालिदैन पे इस हद तक एतमाद होना चाहिए कि अगर हम ये बात अपने वालिदैन को बताएंगे, वो बजाय हमें डांटने के, बजाय हमें बुरा भला कहने के, बल्कि वो हमारे एक अच्छे दोस्त की तरह हमारी इस लत से या इस गुनाह से या कोई भी ज़िंदगी के अंदर उनको अगर चैलेंज आ रहा है उसमें हमारी निकलने को मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है। और दूसरे नंबर पे जो है, अगर कोई बड़ा है वो इस लत से छुटकारा पाना चाह रहा है, तो सबसे बेहतर ये है कि अपने जो है वो अल्लाह ताला से रिश्ते को मजबूत किया जाए। और ये बात यकीन रखें कि अगर हम नमाज़ स्टार्ट करते हैं तो वाक़ई हम बहुत ज़्यादा इस लत से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हमें एक नमाज़ के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ये हमें एक रूटीन 5 दिन के अंदर जब हम नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे तो यकीन जानें कि बहुत ज़्यादा हमें इसका फ़ायदा होगा। और तीसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है, जैसा कि इस्लाम कहता है, या बल्कि अगर जो इसके फ़वाइद बताए जाते हैं, जो मास्टरबेशन के फ़वाइद बताए जाते हैं, वो असल में सिर्फ मास्टरबेशन के फ़वाइद नहीं है, वो फ़वाइद हैं इंटरकोर्स के या सेक्स के। तो अगर मुनासिब वक़्त में शादियाँ कर दी जाएँ तो ये फ़वाइद जो है वो कोई भी जो शख्स है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, एक जायज़ और मुनासिब तरीके से उसको हासिल कर सकता है। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन भी है, इंशाल्लाह वो मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के उसके अंदर कुछ मेडिसिन का भी ज़िक्र करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझने में मदद मिलेगी कि कैसे मास्टरबेशन से पोर्नोग्राफी, और पोर्नोग्राफी हमारी ज़िंदगियों को, हमारे ख़ुसूसन जो नौजवान हैं उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रही है। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनको रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।